ये मैं नहीं कह रहा हूं, पहले तो मैं कहता था कि अंतरराष्ट्रीय साजिश है। दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में इसको सबूत के साथ पेश किया है कि हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग हुई और ट्रैक्टरों की खरीद फरोख्त की गई सिर्फ धरना में आने के लिए। यही काम भारत में ये तत्व करना चाहते थे कि 26 जनवरी जो आपका गणतंत्र दिवस है, जब आपका कानून आपके देश में लागू हुआ, आप ही के लोग उस कानून की बेइज्जती कर रहे हैं, उस देश की बेइज्जती कर रहे हैं। यह अंतरराष्ट्रीय साजिश थी और दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में इस पूरे अंतरराष्ट्रीय साजिश को खोल के रख दिया है कि ये किसान आंदोलनों के नाम पे किस तरह के तत्व इस आंदोलन में घुस गए हैं, जो देश को बदनाम करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। आप अभी देख लीजिए, अभी जो कांग्रेस का टूल किट आया है उसमें क्या है कि कोरोना की दवा को छुपा के रख लो, रेमडेसिविर इंजेक्शन को छुपा के रख लो, जिससे कि दवा की किल्लत हो जाए और जनता में विद्रोह की भावना हो जाए, दुनिया में भारत बदनाम हो, दुनिया में मोदी सरकार बदनाम हो। कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, यह अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच हो रही है। अमेरिका ने अपने खुफिया एजेंसी CIA को इसका जांच करने का आदेश दे दिया है कि चाइना ने जानबूझ के अपने दुश्मन देश में इसको भेजा है। आप समझिए, एशिया में सिर्फ भारत में कोरोना, बांग्लादेश बच गया, श्रीलंका बच गया, पाकिस्तान बच गया, ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में, फ्रांस में, इटली में कोरोना, ब्राजील में कोरोना। जो देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभर रहे थे, चीन के लिए चुनौती पैदा करने वाले थे, वही कोरोना फैला है। आप गौर कीजिएगा, इसीलिए CIA को आदेश दिया गया है और हमें उम्मीद है कि भारतीय खुफिया संस्था रॉ भी सक्रिय हो गई होगी और इसकी जांच जरूर कर रही होगी। क्योंकि यह चीन की साजिश है, तो चीन वैसा हर काम करना चाहेगा जिससे भारत में कोरोना फैले, कोरोना का विस्फोट हो, जिससे कि भारत की प्रगति में बाधा हो, भारत जो विकास की तरफ जा रहा है वो रुके और भारत चीन के लिए चुनौती नहीं बन सके। आप उसके हिस्से जाने और अनजाने बन रहे हैं। आप, कोई आदमी निहित स्वार्थ में, कोई आदमी अंधविश्वास में, कोई आदमी मोदी विरोध के नाम पे, कोई आदमी वामपंथी कांग्रेस समर्थन के नाम पे उसके टूलकिट हिस्से टूल बन जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और यह कोरोना विस्फोट इसीलिए लाया गया है कि भारत को पीछे किया जा सके और हमारे विरोधी दल जाने अनजाने इसके सहभागी बन रहे हैं। यह भी शर्म की विषय है कि दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल करी जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि 26 जनवरी को जो घटना हुई लाल किले पर वो सब प्री प्लान था और जो किसान नेता थे और किसान थे उनका एक एजेंडा था कि वहां पर एक नया धरना स्थल बनाया जाए, उस जगह को, लाल किले को, और देश को बदनाम किया जाए पूरी दुनिया में। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पुलिस की चार्जशीट ने मेरे पहले कही गई बातों को सच साबित किया है। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि यह किसान आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है और पुलिस की चार्जशीट ने इसको साबित कर दिया है कि मैं सही कहता था। जैसे कि 26 जनवरी की घटना के बाद पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल करी है उसमें लिखा है कि नवंबर में, अर्थात 26 जनवरी से 3 महीना पहले पंजाब में ट्रैक्टर की बिक्री 56% बढ़ गई थी और दिसंबर में, अर्थात 26 जनवरी से 1 महीना पहले 94%, 94% ट्रैक्टर की बिक्री पंजाब में बढ़ गई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई आम हमारा किसान भाई अपने पैसे से ट्रैक्टर खरीद करके धरना में आएगा? यदि उसके पास ट्रैक्टर पहले से होगा वो ट्रैक्टर लेके आएगा, ये तो मैं मान सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे देश में आंदोलनों का देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहां पर चलते रहते हैं आंदोलन। लेकिन कोई सिर्फ आंदोलन करने के लिए ट्रैक्टर खरीदे, यह समझ में नहीं आता है। तो पंजाब में, हरियाणा में जो 90%, 94% ट्रैक्टरों के बिक्री में उछाल आया, यह पैसा कहां से आया, यह फंडिंग कहां से हुई? ये अंतरराष्ट्रीय साजिश की हिस्सा थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के कमजोर करने वाले तत्वों ने पैसे की फंडिंग करी
जिससे सैकड़ों करोड़ रुपया का ट्रैक्टर खरीदा गया। नंबर 1। नंबर 2, यह भी अंतरराष्ट्रीय साजिश थी कि अभी आंदोलन सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है। इस तीनों को इकट्ठा करके लाल किले पर स्थापित कर दिया जाए। अंतरराष्ट्रीय साजिश की ओर यह भी इशारा करता है कि 26 जनवरी जैसे पवित्र पर्व के अवसर पर, जो हमारा देश का गौरव का पर्व है, जो हमारे संविधान के स्थापित होने का पर्व है, आपने तिरंगे का 26 जनवरी पर अपमान किया। लाल किले के उस प्राचीर के बगल में आपने दूसरा झंडा फहराया, जहां सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू से लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी तक 26 जनवरी पर, गणतंत्र दिवस पर तिरंगा झंडा, राष्ट्र का झंडा फहराते हैं। आपने उससे ऊंचा दूसरा झंडा फहरा करके देश का अपमान किया। यह साजिश थी कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे बदनाम किया जाए। आप याद कीजिए, अमेरिका में ट्रंप के समर्थक जब संसद भवन में घुस गए थे, तो चाइना के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने, जो कि सरकार का भोपू है, लिखा था कि लोकतंत्र का बुलबुला फूट रहा है। अर्थात चाइना को चूंकि लोकतंत्र सूट नहीं करता है, तो वो ये कहना चाहता था कि अमेरिका जो अपने को लोकतांत्रिक देश दिखलाना चाहता है, उसका बुलबुला फूट गया। सर, एक कॉल रिकॉर्डिंग भी, एक आरोपी की बेटी की कॉल रिकॉर्डिंग भी निकल कर आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि उसकी बेटी किसी से बात करती है और कहती है कि मेरे पापा को इस काम के लिए 50 लाख रुपए मिले हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये बातें पहले भी आ चुकी है। हमने विभिन्न चैनल पर पहले भी बताया है कि जो शख्स लाल किले पे झंडा फहराने आया था, वो सामान्य आदमी नहीं था। वह पंजाब के एक जिले में यही काम करता है। यही काम मतलब वह गुरुद्वारों में, चूंकि गुरुद्वारों के गुम्बद पे एक झंडा लगा रहता है, तो उसे बदलना होता है समय समय पर। खराब हो जाता है, फट जाता है, विभिन्न तरह से झंडा तो बदलना ही होता है। तो वो शख्स चढ़ चढ़ के झंडा बदलने का काम ही करता है, जिसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। तो वो पाइप पे आराम से चढ़ जाता है। वो ट्रेंड आदमी है, वो ट्रेंड आदमी है, वो ये काम करता है गुरुद्वारे में पहले से। स्पेशली विशेष रूप से उसे बुलाया गया था 26 जनवरी के लिए कि लाल किले पे ये काम करना है और तुझे 50 लाख रुपया मिलेगा। और निश्चित रूप से जब वो आदमी पंजाब में इतने दूर से दिल्ली आया था, तो उसकी पत्नी, उसके परिवार के लोग पूछे होंगे कि आप कहां जा रहे हो। उसने परिवार में बताया कि मैं जा रहा हूं 26 जनवरी को दिल्ली, लाल किला पे झंडा फहराऊंगा, जिसके बदले मुझे 50 लाख रुपया मिलेंगे। आप इसी से कल्पना कर लीजिए यह षड्यंत्र कितना बड़ा है, यह षड्यंत्र कितना अंतरराष्ट्रीय है। यह वामपंथियों का, चाइना का जो एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, उसके हमारे भोले भाले कुछ साथी शिकार बन गए हैं और उन्हें देश का इज्जत नहीं दिखलाई पड़ रहा है, हमारे देश की बेइज्जती नहीं दिखलाई पड़ रहा है, और ये कठपुतली बने हुए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। जी सर, क्या सरकार को बदनाम के लिए कोई इतना भी नीचे गिर सकता है कि देश को बदनाम करने लग जाए, और सिर्फ पैसों के लिए? और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत को भी चाइना से फंडिंग हुई है। देखिए, यह आंदोलन अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि कोई शख्स इतना घिर सकता है क्या? भाई, जयचंद कहां का था? अपने देश भारत का था। मीर जाफर कहां का था? भारत का था। सैकड़ों भारतीय, भारत के रहने वाले जासूस पकड़े जा रहे हैं राजस्थान बाड़मेर बॉर्डर पे, पंजाब बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे। वो कहां के हैं? वो भारत के हैं। तो भारत जयचंदों और मीर जाफरों का देश रहा है, इसीलिए तो हम 700 साल गुलाम रहे। यदि हमारे पास जयचंद और मीर जाफर नहीं होते तो क्या हम गुलाम होते? आप इतिहास की बात छोड़ दीजिए, आप आधुनिक काल की बात कीजिए। अमृतसर में जालियांवाला बाग में जनरल डायर, 2 ही अंग्रेज गया था वहां पे, डायर और एक अंग्रेज और था, बाकी सारे हिंदुस्तानी फौज थे। जब उसने आदेश दिया फायर, मतलब जालियांवाला बाग में जितने हिंदुस्तानी खड़े हैं गोली मार दो। आप कल्पना कीजिए, कोई हिंदुस्तानी सैनिक पलट के जनरल डायर को गोली मार देता, जालियांवाला बाग का होता ही नहीं कांड। जालियांवाला बाग कांड होता नहीं। 2 ही अंग्रेज थे, जिसमें जनरल डायर कैप्टन था और सारे सैनिक हिंदुस्तानी थे। जो ही उसने बोला फायर, एक भी हिंदुस्तानी सैनिक पीछे पलट के जनरल डायर को ही गोली मार देता, हमारे एक भी हिंदुस्तानी भाई नहीं मारे जाते। तो हम तो मीर जाफरों का
जयचंदों का देश रहे हैं। तो आपने जो पूछा कि कोई आदमी इतना गिर जाता है क्या, इसका तो इतिहास में बता रहा हूं कि हाँ, इतना गिर जाता है और इतना लोग गिर रहे हैं, गिर नहीं जाता है, गिर रहे हैं। सर, क्या राकेश टिकैत जो आंदोलन जब 26 जनवरी से पहले कहते हुए देखे गए थे कि बक्कल तार देंगे जिसने रोकने की कोशिश करी, वो राकेश टिकैत क्या अब बोलेंगे जब ये चार्जशीट दाखिल हुई है जिसमें ये सब चीजें खुलकर आई हैं, क्या वो एक शब्द इस चीज पर बोलेंगे? क्योंकि उन्होंने जब एक बेटी का रेप होता है वहां पर टिकरी बॉर्डर पर, उस पर तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। नहीं, ये तो टिकरी बॉर्डर पे जो हमारे बंगाली बहन का रेप किया गया है तथाकथित किसान नेताओं द्वारा, किसान कार्यकर्ताओं द्वारा, ये बड़ा ही शर्मनाक है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि आंदोलनजीवी तथा कथित माननीय योगेंद्र यादव जी को इस घटना के बारे में पता था और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। यह तो बड़ा ही शर्मनाक चीज है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मुझे अफसोस है भारत के मीडिया पर भी कि इस घटना को उन लोगों ने भी बहुत अधिक उजागर नहीं किया और वो मामला दब गया है, जो बड़ा ही गलत है। और मैं इस पर दोष देता हूं प्रशासन को भी, हरियाणा पुलिस को भी, कि इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए था और सबको पकड़ के जेल में बंद करना चाहिए था, टिकरी बॉर्डर पर जितने किसान के नाम पर बैठे हुए हैं। लेकिन वो भी नहीं हुआ, इसलिए सरकार का भी दोष है। ऐसा नहीं है कि दोष नहीं है, सरकार का जहां दोष है वहां बताना पड़ेगा कि सरकार का दोष है। उनको भी दोष है, उनको सख्त एक्शन लेना चाहिए था, जिसको कि उन्होंने नहीं लिया। नंबर 2, देखिए, अपना भारत अति लोकतांत्रिक देश है। एक बार मलेशिया के प्रधानमंत्री आए थे, मोहम्मद महातिर थे उस समय। उन्होंने जब दिल्ली के सड़कों पे जा रहे थे तो इतनी गंदगी देखी और लोगों को ऐसा बिहेव देखा, वो अपने देश में जाकर के बोले, ये मनमोहन सिंह जी के टाइम के बात है, कि भारत में इतना ज्यादा लोकतंत्र है इसीलिए भारत पिछड़ा हुआ है। तो भारत में काफी हल्ला गुल्ला हुआ था कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं। लेकिन वो बेचारे मोहम्मद महातिर जो इंडिया के बड़े दोस्त थे, मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सही बोला था, भारत में लोकतंत्र इतना ज्यादा है कि हर आदमी उसका गलत फायदा उठाता है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जब सरकार अपने ही देश के कुछ गद्दारों पर कार्रवाई करती है तो यही विपक्षी पार्टियां इनको बचाने आ जाती हैं और सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। देखिए, ये मैंने बताया विपक्षी पार्टी की इसमें सहभागिता है, हर विपक्षी पार्टी की इसमें सहभागिता है। मैंने उदाहरण दिया कि बंगाल में कांग्रेस की 0 सीट आई है बेचारे की, असम में उम्मीद थी, सरकार नहीं बनी, पांडेचेरी में सरकार थी, वो चली गई, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, बीजेपी 1 में सरकार में थी, 2 में आ गई, बंगाल में मुख्य विरोधी दल बन गई, और फिर भी कांग्रेस बोल रही है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। जहां इतना बेशर्म विपक्ष हो वहां विपक्षी की क्या बात कीजिएगा। हमने दुनिया के 60 देशों में दवा दे रहे थे, इंजेक्शन भेज रहे थे, वो वैसे देश है तो सुरक्षा परिषद के सदस्य के लिए जब वोट होता है तो वो भारत के पक्ष में वोट देते, हम उनको भेज रहे थे। इसको कमजोर करने के लिए कोरोना की दूसरी लहर लाई गई, आंदोलन के नाम पर भारत को बदनाम किया गया है। तो आप इसमें विपक्षी की सहभागिता है, विपक्षी इससे अलग नहीं समझिए आप। मेरा ये जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।